नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज एक बहुत मोटी किताब लेके बैठा हूं। इतनी मोटी किताब कि उसका वजन हाथ में महसूस होता है। करीब 900 पृष्ठों की किताब, हालांकि उतनी ही जरूरी किताब। किताब का नाम है द प्राइज, द एपिक क्वेस्ट फॉर ऑयल, मनी एंड पावर। पुरस्कार अगर अनुवाद करें तो द प्राइज का, और तेल, पैसे और शक्ति की एपिक क्वेस्ट, बिल्कुल महाकाव्यात्मक तलाश। ऐसी तलाश जिस पर कृतियां लिखी जाएं। ये वाकई ऐसी ही किताब है। ईरान पर जब अमेरिकी इजरायली हमला करीब 2 हफ्ते से ऊपर का हो चुका और तेल की राजनीति दुनिया भर के आंतरिक और बाहरी मामलों में तरह तरह से गुल खिला रही है, तब इस किताब को याद करना बेहद महत्वपूर्ण है। ये किताब असल में सिर्फ राजनीतिक किताब नहीं है। इसको ठीक से पढ़ें तो एक बिल्कुल कहानी तो तेल की है, तेल के इतिहास की, और वो बहुत दिलचस्प ढंग से लिखी गई कहानी है। मतलब पत्रकारिता की किताबें आप जिस तरह पढ़ते हैं, जिस तरह राजनीति की किताबें पढ़ते हैं, उस तरह नहीं। इसको आप बिल्कुल उपन्यास की तरह पढ़ सकते हैं। और ये बताती है कि पूरी 20वीं सदी में तेल की राजनीति ने दुनिया भर में किस तरह का काम किया है, कैसे वो ऑपरेट करती रही है। लेकिन उससे दिलचस्प इसका वो हिस्सा है जहां ये बताती है कि तेल की शुरुआत, पेट्रोल की शुरुआत कहां से होती है। आपको हैरानी होगी कि महज 175 साल पहले, यानी 1850 तक, पेट्रोल का, तेल का कोई आधिकारिक वजूद नहीं था। अमेरिका में रॉक ऑयल के नाम से कहीं कभी कभार चट्टानों में जो कुछ मिल जाता था उसको लोग बटोर लेते थे, और वो जलाने के काम नहीं आता था। उसके बारे में कहते हैं कि इलाज के काम आता था। उससे दांत के दर्द में, सिर दर्द में और कई जगहों पे उसका इस्तेमाल होता था। और इस रॉक ऑयल की जो पहला विज्ञापन इसका इस तरह का होता रहा, उसने बात कही गई कि एक जादुई तेल है जो आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी शारीरिक पीड़ा दूर करता है। लेकिन अमेरिका में कुछ लोग थे, अच्छा उसके पहले वेजिटेबल ऑयल था या कोयला था, जिससे रोशनी का थोड़ा बहुत इंतजाम दुनिया भर में हो पाता था। आप कपड़ों की मशालों को याद कर सकते हैं पुराने जमाने में। लेकिन कोई ऐसी स्थायी व्यवस्था नहीं थी जिसके साथ आप लगातार अंधेरे के लिए रोशनी का प्रबंध कर पाए। लेकिन 1850-54 के आसपास अमेरिका के कुछ लोगों को इस समझ में आया कि ये तेल जल भी सकता है। ये जो रॉक ऑयल जिसको कहा जा रहा है, उसमें जलने की क्षमता है, चमकने की, रोशनी देने की क्षमता है। सवाल ये था कि इसको कैसे अलगाया जाए। यहां से ये कहानी शुरू होती है और एक शख्स, ये अच्छा उपन्यास, ये जो किताब है, सॉरी उपन्यास में इसको बोल रहा हूं क्योंकि उपन्यास की तरह ही मैंने इसको पढ़ा। ये डेनियल यर्गिन की किताब है। इनको ये 1991 में छपी थी और इनको पुलित्जर अवार्ड भी इस पर मिल चुका है। तो डेनियल यर्गिन की जो एक किताब है, ये आपको उन नायकों के बारे में बताती है जिनकी वजह से पेट्रोल का ये सारा कारोबार संभव हुआ। जैसे एक सज्जन थे बेंजामिन सिलिकैन। बेंजामिन सिलिकैन जो थे वो येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के। उस समय प्रोफेसरों को बहुत ज्यादा सैलरी नहीं मिल। सिलीमैन, बेंजामिन सिलीमैन, असल में कुछ दिन पहले मैंने किताब पढ़ी थी। तो बेंजामिन सिलीमैन जो हैं वो येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। शायद बहुत ज्यादा सैलरी उन दिनों ना मिला करती हो प्रोफेसरों को। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया, कुछ इन्वेस्टर्स के कहने पे, तेल को, रोशनी वाले हिस्से को जो जलाया जा सकता है उसको अलग करने का काम। और इस प्रोजेक्ट के उनको $526 मिलने थे। ये मजेदार है। और उनके पीछे एक शख्स लगा हुआ था जिसका नाम था जॉर्ज बिसेल। जॉर्ज बिसेल के बारे में कहते हैं कि एक तरह से तेल के जलाए जाने वाले उत्पाद के रूप में पहली कल्पना उसने ही की थी। तो वो
इनको बेंजामिन सुलेमान को पकड़ता है कि आप इसकी खोज कीजिए, आप इसको अलग करने का काम कीजिए, इसके बारे में एक रिसर्च पेपर तैयार कीजिए। सुलेमान $526 की मांग करते हैं और जब बिल्कुल आखिरी दौर में उनका प्रोजेक्ट होता है, गायब हो जाते हैं। पता चलता है कि उनका कहना है कि $100 पहले मेरे अकाउंट में डालो। 1850-54 के आसपास $100 की रकम बहुत बड़ी होती थी, होती होगी मुझे लगता है। सब थोड़े परेशान हो जाते हैं कि इतनी रकम क्यों इनके खाते में पहले डाल दें। अंततः उनको झुकना पड़ता है, $100 उनके खाते में डाले जाते हैं। सब कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा दाम वो ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो खोज होती है, तेल जो सामने आता है, वो कई हजार गुना प्रॉफिट देकर जाने वाला एक उत्पाद है और जिसके बाद सारी दुनिया बदल जाती है। तेल आया, तेल के साथ लैंप की कल्पना आई, क्योंकि लोग तेल तो जला लेते थे लेकिन उससे धुआं भी होता था, कालिक भी होती थी, वो क्या करें। तब अमेरिका में कुछ लोगों को पता चला कि जेनेवा में एक लैंप बनाया जाता है जिसमें शीशा वीशा लगाया जाता है। वहां से उसका आयात शुरू हुआ। उसके बाद यही लोगों ने विकसित किया और फिर एक रॉयल लैंप जैसी चीज बनी। धीरे धीरे ये जो बूम था तेल का, आज उसकी कल्पना कर सकते हैं 2005 में, जैसे 2021वीं सदी की शुरुआत में जैसे हमारे यहाँ इसका बूम आया, मोबाइल का बूम आया या इंटरनेट का बूम आया, तो ये जो कल्पना आप कर सकते हैं कुछ उसी तरह का बूम उन दिनों आया था ऑयल इंडस्ट्री में। और उस बूम के बाद दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। क्योंकि देखिए, रात को जो काम संभव नहीं था होने लगा, रात की पाली शुरू हुई, सब कुछ चलने लगा। तो एक तरह से सभ्यता का अंधेरे को रोशनी में बदलने का काम जो प्रचारित किया जाता था, हालांकि उस रोशनी ने बहुत अंधेरा पैदा किए बाद की कहानी है, उस कहानी पे मैं कभी और लौटूंगा। लेकिन तेल की कहानी, तो तेल के खोज के साथ ही शुरुआत हुई, लेकिन तेल अलग अलग जगहों तक पहुंचाना, उसका भंडारण करना, उसका मैनेजमेंट करना, क्योंकि पाया गया कि पेंसिल्वेनिया के इलाके में पहली बार तेल निकला था अमेरिका के, तो जिस इलाके में निकला था वहां लगातार धड़ाधड़ ड्रिलिंग होती रही। कुछ दिन बाद वो सूख गया, तो अचानक वो जो बूम था वो बस्ट कर गया। फिर दूसरी जगह तेल मिला, वहां भी यही हाल हुआ। तो तेल कैसे संयोजित ढंग से निकाला जाए, इसका क्या मैनेजमेंट हो, इन सबको लेकर उद्योगपतियों ने, डीलर्स ने, सबने दिमाग लगाया। धीरे धीरे तेल कंपनियां वजूद में आने लगी और जॉन डी रॉकफेलर, जिस रॉकफेलर की आप बहुत नाम सुनते हैं, उसकी फेलोशिप की, उसके सीनियर, उसके फादर थे जॉन डी रॉकफेलर, उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल की स्थापना की। 19वीं सदी के आखिर में स्टैंडर्ड ऑयल जो था दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक था, और तेल का कारोबार जो था वो आने वाले तमाम वर्षों में वो राजनीति और उद्योग सबको संचालित करता रहा। ये किताब कई दिलचस्प बातें बताती है। अमेरिका का तेल रूस पहुंचने में 1862 तक रूस भी पहुंच गया, मतलब 6 साल के भीतर। और रूस में भी तेल की खोज शुरू होने लगी। काकेकस की पहाड़ियों में माना जा रहा था कि वहां बहुत सारा तेल हो सकता है, तो बाकू के इलाके में तेल निकला। और बाकू के वो दौर था जब रूस एक तरह के अपहीवल से, एक बगावत से गुजर रहा था जार के खिलाफ, जिसमें कम्युनिस्ट ताकतें लगी हुई थीं। 1905 को आप याद कर सकते हैं, वो विफल क्रांति थी। 1917 तक आते आते रूसी क्रांति हुई। लेकिन स्टालिन जैसा नेता बाकू की उन्हीं तेल वहां से निकला था, तेल कुओं से निकला था, बाकू के तेल कुओं से निकला था। वहां उसने कई बार आंदोलन किए थे, कई बार हड़ताल कराई थी। आने वाले दौर में दुनिया भर की राजनीति, ईरान जो है उस समय पर्शिया कहलाता था, पर्शिया से ब्रिटेन की दोस्ती, रूस और ब्रिटेन के बीच का तनाव, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कई बहुत दिलचस्प कथाएं हैं। जैसे ये 1910 के आसपास ये समझ में आने लगा था कि जर्मनी जो है अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहता है और इंग्लैंड और फ्रांस जैसी तक शक्तियों को, जो उस समय बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियां थीं, चुनौती देना चाहता है। तो उसके मुकाबले
उस समय चर्चिल जो थे ब्रिटिश नौसेना के एडमिरल थे, विंस्टन चर्चिल जो बाद में प्रधानमंत्री बने। तो विंस्टन चर्चिल ने देखा कि जो कोयले से चलने वाले जहाज हैं, अगर उनकी जगह तेल से चलने वाले जहाज हों तो इनकी स्पीड काफी होगी और वो जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। तो बहुत सारे लोगों के विरोध के बावजूद उन्होंने ये काम किया। विरोध हो रहा था क्योंकि कोयला इंडस्ट्री जो थी उसके लिए बड़ा झटका था। वेल्स में वो उद्योग था और वेल्स के लोगों की दलील थी कि अब बाहर से अनजान लोगों से तेल लेने का काम करेंगे नौसेना के लिए तो आप देश की सुरक्षा को गिरवी भी रख देंगे। लेकिन चर्चिल ने कहा कि ना, ये रहेगा, और उन्होंने अपने जहाजों को पहले जर्मनी से पहले ऑयल टैंकर शुरू किए, ऑयल के जहाज, ऑयल से चलने वाले शिप तैयार कर लिए, जिसका फायदा उनको मिला। एक दिलचस्प किस्सा और है इस किताब में। पेरिस पे 1914 की बात है, शायद फरवरी या कोई महीना था, मैं भूल गया। 1914 के आसपास की बात है। जर्मन सेनाएं पेरिस की ओर कूच कर रही थीं, 40 किलोमीटर दूर रह गई थीं, लेकिन जर्मनी के जो फौजी जनरल था फ्रांस का, उसने पेरिस कहा कि खाली कर दो, लोगों को कहा खाली कर दो। सब लोग पेरिस छोड़ के भाग रहे थे। बस पेरिस का मेयर था जो थोड़ा सनकी जुनूनी जो भी कह लें, वो अड़ा रहा कि हम तो नहीं भागेंगे। उसने क्या किया कि रातों रात पेरिस में टैक्सियां चलने लगी थीं। अच्छा, इसके पहले एक बात और बता दूं। 19वीं सदी के आखिर में थॉमस अल्वा एडिसन आ गए। वो अपने साथ बल्ब का आविष्कार ले आए। तो कहा गया कि अब तो तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेल का दौर तो खत्म हुआ, तेल की बादशाहत खत्म हुई। लेकिन 1904 आते आते कार आ गई। वो गाड़ियां जो घोड़े से नहीं खींची जाती थीं, उनकी हॉर्स पावर अलग होती थी, वो इंजन से चलती थीं, और उन गाड़ियों के लिए तेल की जरूरत पड़ने लगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले तक विमान जो हैं युद्धों में इस्तेमाल होंगे इसकी कल्पना नहीं की जाती थी। टैक्सियों के सहारे 3000 टैक्सियां पेरिस में जुटाई 1914 में वहां के मेयर ने, और जर्मन सेना को रोक लिया क्योंकि ये लोग जल्दी पहुंच गए वहां। क्योंकि उस समय सेनाएं जो चलती थी घोड़े पे चलती थी, और घोड़े पे चलने का भी एक तरीका था कि अधिकतम 2 सैनिक एक घोड़े पे बैठते थे। वो ट्रेन से एक जगह पहुंचते थे, वहां से घोड़ा, साथ में घोड़े के खाने का भी सामान, अपना हथियार, सब कुछ चलता था। तो उनकी रफ्तार स्लो थी। और ये मोटर गाड़ियां आई, 3000 गाड़ियां ब्रिटेन जर्मनी को हैरान करते हुए पेरिस की सरहद पे खड़ी थीं। उन्होंने जर्मन सेनाओं को 2 दिन तक रोके रखा, उनको वापस जाने को मजबूर किया। तो तेल की कहानी यहां नहीं रुकती है। मिडिल ईस्ट में, जिसको पश्चिम एशिया हम कहें, मिडिल ईस्ट तो वो अमेरिका और यूरोप के लिए है। पश्चिम एशिया के देशों में जो तेल कुएं निकले, जो पर्शिया में, जो अरब में, उसकी कहानी बहुत लंबी है। मैं वहां तक जाऊंगा तो बढ़ता चला जाऊंगा। 1990 में कुवैत पे जो इराक का हमला था, और जिस तरह अमेरिका ने इस हमले को नाकाम करने के लिए, कुवैत को फिर से छीनने के लिए इराक पे हमला किया, इराक को बाद में दूसरे युद्ध में बर्बाद कर दिया। तो तेल की राजनीति कैसे दुनिया भर को 20वीं सदी में संचालित करती रही है, दोनों विश्व युद्धों के दौरान, तमाम तरह के टकरावों के दौरान। तो ये कहानी बड़े करीने से है। और दूसरी जो दिलचस्प अंतर कथा है वो औद्योगिक घरानों के बनने बिगड़ने की। कैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट खड़ा होता है, कैसे दूसरा उससे प्रतियोगिता करता है, एक दूसरे की काट के लिए लोग क्या करते हैं, कैसे नेताओं को मिलाया जाता है। जैसे चर्चिल जो है, कभी तेल की वकालत करने वाला चर्चिल अचानक अगले दिन पार्लियामेंट में तेल के खिलाफ बोलता सुनाई पड़ता है, क्योंकि लॉबिंग जो है वो उसको तेल के खिलाफ मोड़ने में कामयाब हो गई है। तो ये बहुत ही दिलचस्प किताब है। मैं इतने बारे में विस्तार से बोलना शुरू करूंगा तो बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन इसके कई चैप्टर हैं। डेनियल यर्गिन की किताब द प्राइज, उससे आपको अंदाजा मिलेगा। ऑयल ऑन द ब्रेन, द बिगिनिंग, वो इन लोगों ने कहा कि ऑयल अब तक शरीर के लिए था, अब हम ब्रेन के लिए ला रहे हैं, रोशनी के लिए ला रहे हैं। आवर प्लान रॉकफेलर का है। फिर
उसके बाद द ग्लोबल स्ट्रगल, कैसे वो स्ट्रगल चलता रहा, वर्ल्ड वार वन में द ब्लड ऑफ विक्ट्री, ओपनिंग द डोर ऑन द मिडिल ईस्ट, द टर्किश पेट्रोलियम कंपनी। वो बड़ी कंपनियां जी थी, जो बर्मा शेल बनी, जो स्टैंडर्ड ऑयल बनी, जो डच कंपनियां बनी, उनके टकराव, उनके दोस्तियां, उनकी दुश्मनियां, इन सब पे बहुत विस्तार में द ऑयल वीपन, ओपेक्स इंपीरियम, द एडजस्टमेंट, कैसे तेल की पूरी व्यवस्था हुई, जो स्वेज नहर और तेल के लाने ले जाने के इंतजाम, उस पे ये एक औपन्यासिक आख्यान जैसी शानदार किताब है। इसको पढ़ना हमारे समय में उद्योगों के भीतर चल रही उठापटक, राजनीति और उद्योगों के अंतर संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पेचीदगी और किस तरह के टकरावों से चीजें तय होती हैं, इन सब को थोड़े करीब से समझना है। इसको समय मिले तो जरूर पढ़िए। हो सकता है अमेरिका के ईरान पे जो हमले हैं, उनकी भी कुछ गुत्थियां आपको इनमें मिल जाएं। शुक्रिया।